हेलो दोस्तों। मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर्थिक सर्वेक्षण की जो वीडियो सीरीज हम चल चल रही थी हमारी, उसमें जो उद्योग चैप्टर है, आज की क्लास में हम ये कवर करने वाले हैं। और ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं सब हमने पहले एडीओ के समय किए हुए हैं। तो आप एडीओ वाले वीडियो लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, सामाजिक सेवा से संबंधित योजनाएं हो, बाकी जितनी भी योजनाएं उसको हमने अलग से जनसंपर्क विभाग की जितनी भी वेबसाइट के अंतर्गत या उनकी पत्रिका के अंतर्गत जितनी इंपॉर्टेंट योजना दी थी उसको हमने पहले कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम कई ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसको लेकर आज तक आप थोड़े से हो सकता है डाउटफुल रहे, या आप लोगों को भी डाउट लगता होगा कि औद्योगिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, या औद्योगिक पार्क क्या होता है, या एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ की क्या रैंक है, या वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितने विभागों से संबंधित है, लॉजिस्टिक पार्क किसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसको बोलते हैं। ये पूरे जो बेसिक मुद्दे हैं, ये ना केवल आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा बल्कि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं, कल से आपकी शाम को 6 बजे कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बन चुके हैं या बनने की संभावना है, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम संविधान का निर्माण, संविधान सभा और प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन कल की क्लास में हम लाइव सॉल्व करेंगे। तो आप शाम को 6 बजे कल शाम से जुड़ जाइएगा, और उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले, डेली बेसिस में एमसीक्यू सीरीज होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति है वर्तमान में, वो कब से कब तक के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि औद्योगिक नीति बनाया ही क्यों जाता है। औद्योगिक नीति बनाता ही क्यों है, राज्य की औद्योगिक नीति हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हर राज्य क्या होते हैं, अपने राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान करते हैं, ताकि कोई भी कंपनी आकर हमारे यहाँ उद्योग क्यों लगाएगी। जब तक राज्य उनको कुछ विशेष छूट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक कोई कंपनी आकर हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगाएगी। तो इसी के लिए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं जो औद्योगिक नीति में बताए जाते हैं। अब औद्योगिक नीति में जो प्रावधान बताए गए हैं, जो छूट दी गई है उद्योगों को, तो उद्योग उसको देखकर आकर्षित होंगे। अब अगर अब हमारे राज्य में उद्योग लगेगा तो लोगों को यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको उन उद्योगों में रोजगार भी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर उद्योग कहीं पर भी लगेगा तो उस क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीति बनाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति है वो 5 सालों के लिए बनाई जाती है, और वर्तमान में जो है वो 5वें नंबर की औद्योगिक नीति प्रचलन में है। तो देख लेते हैं औद्योगिक नीति 2019 से 2024। तो याद रखिएगा, अभी जो औद्योगिक नीति चल रही है ये 5th नंबर की औद्योगिक नीति है, जो कि 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। तो याद रखिएगा, ये औद्योगिक नीति कब से, 1 नवंबर 2019 से प्रारंभ हुई है और 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। ये 5वें नंबर की औद्योगिक नीति है। अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति थी, वो आपकी चलनी थी 2001 से लेकर 2006 तक। लेकिन क्या हुआ कि दो शुरू में तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार 2-3 साल काम की, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, चुनाव हुए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने औद्योगिक पॉलिसी जो 2001 से 2006 तक चलनी थी, उस औद्योगिक पॉलिसी को बीच में ही बंद कर दिया, औद्योगिक नीति को बीच में ही बंद कर दिया, और दूसरी औद्योगिक पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ गए, जो कि 2004 से लेकर 2009 तक चला। यानी ये जो औद्योगिक नीति 2006 तक जानी थी,
ये 2004 में जाकर ही बंद हो गई और 2004 से नई औद्योगिक पॉलिसी लागू कर दी गई। सेम अगर मैं थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखूं तो ये 2009 से लेकर 2014 तक चली। फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे तो फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2014 से 2019 चली। अब चल रही है फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। अब देखते हैं इस औद्योगिक नीति का टैगलाइन क्या है, यानी हर औद्योगिक नीति के लिए कुछ ना कुछ टैगलाइन रखा जाता है। तो इस फिफ्थ औद्योगिक नीति का टैगलाइन क्या है तो देख लीजिए, समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर। समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था की ओर, ये आपका टैगलाइन है फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। या आप बोल सकते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ समावेशी विकास आत्मनिर्भर एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर। मतलब ये बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हम इस औद्योगिक नीति से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ समावेशी विकास होगा, सबको विकास का समान अवसर मिलेगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम, यानी कि हमारे जो हम जो उद्योगों की कई चीज हम क्या करते हैं बाहर से आयात करके हम अपने राज्य में मंगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हम अपनी जो भी उत्पादन या हमको जो उद्योगों की या कोई भी मशीनी पार्ट की जो भी हमारे यहाँ जरूरत पड़ती है या कोई भी वस्तुओं की हमारे यहाँ जरूरत पड़ती है, हम उसको आयात ना करें बल्कि हम अपने राज्य में आत्मनिर्भर बन जाए उन चीजों के लिए। और परिपक्व अर्थव्यवस्था यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ये औद्योगिक नीति लेकर जाएगी। तो ये इस औद्योगिक नीति का आप बोल सकते हैं टैगलाइन है। तो इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, जो यहां पर बताया। बाकी फिफ्थ औद्योगिक नीति में पूरा डिटेलिंग की इस औद्योगिक नीति में क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर मैंने पहले ही क्लास ली हुई है। अगर आप ये YouTube में ही सर्च करेंगे फिफ्थ औद्योगिक नीति तो आपको मिल जाएगा वो क्लास, और उसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं जो फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पूरी डिटेल में मैंने बताया है। चलिए अब देखते हैं यहां पर देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हर उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए निवेश की जरूरत होती है या इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो उद्योगों में इन्वेस्टमेंट के आधार पर, उद्योगों को इन्वेस्टमेंट के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। उद्योगों को इन्वेस्टमेंट के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए सबसे पहला भाग है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, तो आपको देखिए क्योंकि ये निवेश के आधार पर ही, सूक्ष्म उद्योग किसको कहते हैं, लघु उद्योग किसको कहते हैं, ये निवेश के आधार पर पता चल रहा है। तो अगर ऐसा उद्योग जिसको स्टार्ट करने के लिए या ऐसा उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम, या आप बोल सकते हैं ऐसा उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो स्थायी पूंजी निवेश होता है, यानी उस उद्योग को प्रारंभ करने के लिए जितने पैसों की आवश्यकता होती है, अगर वो 25 लाख रुपए से कम है, ऐसा कोई भी उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो स्थायी पूंजी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो 25 लाख रुपए से कम लगती है, तो ऐसे उद्योगों को हम बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपए से कम लगती है, ऐसे उद्योगों को बोलते हैं सूक्ष्म उद्योग। अब देखते हैं लघु उद्योग किसको बोलते हैं। ऐसे उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो राशि लगती है वो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के मध्य लगती है। ऐसा कोई भी उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो राशि लगती है वो 25 लाख से 5 करोड़ के मध्य में लगती है, तो ऐसे उद्योग को हम बोलते हैं लघु उद्योग। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए स्थायी पूंजी निवेश 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के बीच में होता है, ऐसे उद्योगों को बोलते हैं लघु उद्योग। यहां पर देखते हैं आप मध्यम उद्योग। ऐसा कोई भी उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए जो स्थायी पूंजी निवेश है वो 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए से कम होता है। 5 करोड़ से ज्यादा
और 10 करोड़ से कम होता है, यानी 5 से 10 सीआर के बीच में उस उद्योग को प्रारंभ करने के लिए पैसे लगते हैं, तो ऐसे उद्योग को रखा जाता है मध्यम उद्योग की श्रेणी में। अब देखते हैं वृहद उद्योग क्या है। वृहद उद्योग ऐसे उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा और 100 करोड़ रुपए से कम पैसे लगते हैं। यानी ऐसा कोई भी उद्योग जो 10 से 100 करोड़ के मध्य पैसे लगाकर प्रारंभ किए जा सकते हैं, ऐसे उद्योग को बोलते हैं वृहद उद्योग। अब देखते हैं मेगा प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं। मेगा प्रोजेक्ट ऐसे उद्योग जिसको प्रारंभ करने में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा और 1000 करोड़ रुपए से कम पैसे लगते हैं। ऐसे उद्योग जिसको प्रारंभ करने में 100 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ से कम पैसे लगते हैं, उसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट ऐसे उद्योग जिसको प्रारंभ करने के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है, 1000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योगों को हम किस श्रेणी में बांटते हैं, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तो याद रखिए, निवेश के आधार पर उद्योगों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। सूक्ष्म और लघु उद्योग, फिर उसके बाद मध्यम उद्योग, फिर वृहद उद्योग, फिर मेगा प्रोजेक्ट, फिर होता है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म उद्योग 25 लाख रुपए तक, लघु उद्योग 25 से 5 करोड़, मध्यम 5 से 10 करोड़, वृहद 10 से 100 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट 100 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 1000 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसे उद्योगों को निवेश के आधार पर, किसके आधार पर, निवेश के आधार पर 5 श्रेणी में बांटा गया है। अब आप एक प्रकार का और उद्योग पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर भी निवेश के आधार पर ही हम कोर सेक्टर बताते हैं। देखिए, कोर सेक्टर उस क्षेत्र को, कोर सेक्टर हमारे भारत के लिए कोर सेक्टर अलग है, राज्य के लिए कोर सेक्टर अलग है। क्योंकि देखिए, भारत के लिए कोर सेक्टर उसको बोला जाता है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट उद्योग है, और राज्य के कोर सेक्टर उन उद्योगों को बोला जाता है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट उद्योग है। यानी उनका जो राज्य की इकोनॉमी है उसका ज्यादातर हिस्सा उन उद्योगों से ही जा रहा है। तो अगर हम कोर सेक्टर की बात करें छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के लिए कोर सेक्टर की संख्या होती है 4। यानी छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योग कितने हैं, 4। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत कोर सेक्टर के उद्योगों की सूची। अब यहां पर अच्छे से पढ़िए क्या लिखा है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से निम्नांकित मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योग हैं। यानी मैंने आपको जो 5 सेक्टर बताए थे, निवेश के आधार पर मैंने 5 सेक्टर आपको बताए थे, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, फिर आता है मध्यम उद्योग, फिर आता है वृहद उद्योग, फिर आता है मेगा प्रोजेक्ट, फिर आता है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। अगर इन 5 में से मैं पहले वाले को हटा दूं, यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी को हटा दूं, तो जो बाकी 4 में बचे उद्योग श्रेणियां आती हैं निवेश के आधार पर, ऐसे उद्योगों को कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर एक चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं पर मान लेते हैं सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, कहीं पर सीमेंट फैक्ट्री बन रही है। अगर उस सीमेंट फैक्ट्री को बनाने में 5 से 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं, उस जगह में सीमेंट फैक्ट्री बनाने में 5 से 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो वो सीमेंट फैक्ट्री मध्यम उद्योग की श्रेणी में आ गई, क्योंकि निवेश के आधार पर वो मध्यम उद्योग है। अगर उसी सीमेंट फैक्ट्री को बनाने में 10 करोड़ से ज्यादा और 100 करोड़ के बीच में पैसे लग रहे हैं, तो वही सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो वृहद उद्योग के अंतर्गत। 100 से 1000 करोड़ रुपए की सीमेंट फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो वो किस में आ जाएगा, मेगा प्रोजेक्ट। 1000 करोड़ से ज्यादा लग रहा है उस सीमेंट फैक्ट्री को बनाने में, तो वो किस में आ जाएगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। लेकिन कोर सेक्टर तो 4 ही हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उस कोर सेक्टर के उद्योग में कितना निवेश करके उस उद्योग को बनाया जा रहा है। अगर 5 से 10 करोड़ रुपए निवेश करके उस सीमेंट उद्योग लगा रहे, क्योंकि सीमेंट उद्योग एक कोर सेक्टर है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था में सीमेंट सेक्टर का अच्छा खासा योगदान होता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि वो सीमेंट फैक्ट्री कितने करोड़ रुपए में निवेश करके बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की श्रेणी में कोर सेक्टर कभी भी नहीं आता। यानी एक सीमेंट फैक्ट्री आप बोलेंगे तो वो 25 लाख रुपए से कम यानी सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में नहीं बन सकती, या किसी सीमेंट फैक्ट्री को लगाने में 5 करोड़ रुपए से कम का निवेश नहीं हो सकता, ज्यादा कहीं निवेश होगा। तो इसलिए सूक्ष्म व लघु उद्योग की श्रेणी को हटा दें तो कोर सेक्टर के उद्योग या तो मध्यम श्रेणी में होंगे, या तो वृहद में होंगे, या तो मेगा में होंगे, या तो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट कोर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, कोर श्रेणी कभी भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो निवेश के आधार पर होते हैं वो कोर सेक्टर कभी भी नहीं होते। तो राज्य में कितने कोर सेक्टर हैं? स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र। ये 4 हमारे राज्य सरकार के द्वारा घोषित कोर सेक्टर है, या औद्योगिक नीति के तहत इनको कोर सेक्टर बोला गया है, क्योंकि इनसे राज्य की आय बेहद ज्यादा होती है, राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान काफी ज्यादा है। तो ये 4 कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योग हैं। अब कोर सेक्टर की श्रेणी के उद्योग ये डिपेंड करेगा कि उसमें निवेश कितना हो रहा है, उसके आधार पर हम उस कोर सेक्टर को बोलेंगे कि ये मध्यम उद्योग की श्रेणी का कोर सेक्टर है या ये वृहद उद्योग श्रेणी का कोर सेक्टर है। वो कितना निवेश हो रहा है उसके आधार पर हम ये तय करते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कोर सेक्टर आपके 4 हैं राज्य के हिसाब से: स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत संयंत्र और एल्यूमिनियम संयंत्र। क्लियर है यहां तक आप सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज आपको और समझा दे रहा हूं। हमने निवेश के आधार पर उद्योगों के 5 टाइप देख लिए, फिर मैंने आपको कोर सेक्टर भी बता दिया। लेकिन जो औद्योगिक नीति, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी 2019 से 24 के मध्य चल रही है, इसके तहत हमारी औद्योगिक नीति में 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को और 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणी? पहला है उच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी, उच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी। सेकंड है प्राथमिकता की श्रेणी, और थर्ड है आपका संतृप्त श्रेणी, संतृप्त श्रेणी। अब देखिए उच्च प्राथमिकता का उद्योग की श्रेणी, प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी और संतृप्त श्रेणी। अब देखिए ऐसे उद्योग जो राज्य में बहुत कम संख्या में मौजूद है या वो मौजूद ही नहीं है राज्य में, तो भाई अगर हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हमारे यहां उपलब्ध नहीं है उन चीजों को के उद्योगों को हम अपने तरफ आकर्षित करेंगे। अब जब वो उद्योग हमारे यहां स्थापित हो जाएंगे तब तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो उच्च प्राथमिकता श्रेणी में ऐसे उद्योगों को रखा गया है जो हमारे यहां मौजूद नहीं है और उनको स्थापित करना है। तो उच्च प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत जिन उद्योगों को रखा गया है, अगर उन उद्योगों को हमारे यहां स्थापित करने के लिए कोई कंपनी आती है तो उनको ज्यादा छूट मिलेगी, क्योंकि वो उद्योग हमारे यहां नहीं है। तो कंपनी उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमारे यहां आएगी या कोई यहां का व्यक्ति उन उद्योगों को स्थापित करेगा तो गवर्नमेंट औद्योगिक नीति के तहत उनको ज्यादा छूट देगी। अब है प्राथमिकता श्रेणी। पहला है उच्च प्राथमिकता, अब है प्राथमिकता। प्राथमिकता में क्या है? ऐसे उद्योग जो छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसे उद्योग जो छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो उसके लिए भी अभी हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बने। पहली श्रेणी में क्या है? हम पूर्ण रूप से उसमें हम वो उद्योग हमारे यहां है ही नहीं, या ऐसी मात्रा में कि हमने अपने उस चीजों के लिए हम आयात ही कर रहे हैं दूसरे राज्यों से। 90% हम आयात ही कर रहे हैं दूसरे राज्यों से। तो ऐसे उस श्रेणी को उच्च प्राथमिकता वाली श्रेणी में उद्योग है। प्राथमिकता में वो उद्योग है हमारे यहां, हम 50-60% हम स्वयं में उसके लिए उतना उत्पादन कर ले रहे हैं हमारे राज्य के लिए, लेकिन 40% हमको दूसरे राज्यों में अभी भी डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता श्रेणी में डाला गया है। और संतृप्त श्रेणी, ऐसे उद्योग जो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है, ऐसे उद्योग जो हमारे यहां प्रचुर मात्रा में है लेकिन तब भी कोई ऐसा उद्योग को स्थापित करना चाहता है तो उसको संतृप्त श्रेणी में, यानी
आप ये बोल सकते हो कि राज्य जो सहायता देगा हमारी औद्योगिक नीति के तहत, राज्य जो सहायता देगा वो सबसे ज्यादा सहायता कौन से उद्योग को स्थापित करने के लिए देगा? उच्च प्राथमिकता उद्योग को। उससे कम किसको देगा? प्राथमिकता उद्योग को। उससे कम सहायता किसमें देगा? संतृप्त श्रेणी। यानी सबसे कम सहायता उद्योग को स्थापित करने के लिए ऐसे श्रेणी के उद्योगों को दी जाएगी जो संतृप्त श्रेणी में है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बता दिया कि कौन कौन से उद्योग उच्च प्राथमिकता श्रेणी में आएंगे, कौन कौन से उद्योग प्राथमिकता श्रेणी में आएंगे, कौन कौन से उद्योग संतृप्त श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इसको मैंने औद्योगिक नीति में डिटेल में बताया कौन कौन से उद्योग किस में है, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि 3 श्रेणी में बांटा गया है निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से। जो हमारे यहां जिसकी संख्या ज्यादा है उसको कम प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिन जिन उद्योगों की संख्या कम है उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसके आधार पर आप देख लीजिए, ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं औद्योगिक पुरस्कार योजना। अब देखिए औद्योगिक नीति के तहत अलग अलग उद्योग स्थापित होंगे, औद्योगिक नीति के तहत अलग अलग उद्योग स्थापित होंगे, तो उन उद्योगों को अच्छे काम करने के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो आपका औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो औद्योगिक पुरस्कार योजना है, आपसे पेपर में यह पूछा जाता है कि औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक पुरस्कार योजना कितनी श्रेणी में दिया जाता है। तो याद रखिए कितनी श्रेणी में दिया जाता है? 5 श्रेणी में। याद रखिएगा औद्योगिक पुरस्कार योजना के तहत या औद्योगिक नीति के तहत अच्छे उद्योगों को कार्य करने के लिए कितनी श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं? 5 श्रेणी में। कौन कौन सी श्रेणी है? देखिए, पहला है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन, यानी राज्य में जितने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे हैं उनमें से जितने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कार दिया जाएगा। सेकंड है अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। अब कोई एससी या एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति ने सूक्ष्म या लघु उद्योग लगाया था, तो उनके द्वारा जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाया गया उनमें से बेस्ट किन्होंने काम किया है उसको दिया जाएगा पुरस्कार। तीसरा है निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। अगर कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ऐसा लगाया गया जिससे हमारे राज्य में जो चीजें उत्पादित हुई हम दूसरे राज्यों में उन चीजों को निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात जितनी भी चीजें हो रही उसमें सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग ने किया है उसको पुरस्कार दिया जाएगा। फोर्थ है महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग। अगर कोई उद्योग किसी महिला के द्वारा लगाया गया है, चाहे वो कोई भी श्रेणी का हो, उसमें सबसे टॉप लेवल में जितने टॉप 3 होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और आखिरी है स्टार्टअप इकाइयां। जो भी स्टार्टअप इकाई लगाया है, स्टार्टअप इकाई के तहत जो अच्छा काम करेंगे उनको यहां पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो टोटल 5 श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। कितना? पहला पुरस्कार होता है 1.51 लाख यानी 1,51,000, दूसरा होता है 1 लाख, तीसरा होता है 51,000। यानी अगर 5 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है और हर श्रेणी में टॉप 3 को पुरस्कार मिलता है। याद रखिएगा हर श्रेणी में टॉप 3 को पुरस्कार मिलेगा। टोटल 5 श्रेणी में मिलेगा और हर श्रेणी के टॉप 3 को मिलेगा। तो पहला पुरस्कार है 1,51,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 51,000 रुपए। लेकिन याद रखिएगा कितनी श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है? 5 श्रेणी में, और हर श्रेणी में टॉप 3 को दिया जाता है। तो टॉप 3 जो होगा, पहले वाले को 1,51,000, दूसरे वाले को 1 लाख, तीसरे वाले को 51,000, और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है साथ में, यानी सर्टिफिकेट। चलिए आगे देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये होता क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? देखिए किसी भी राज्य में अगर उद्योगों को स्थापित करना है तो उद्योगों को स्थापित करने के लिए कई सारे क्लियरेंस लेना पड़ता है। जैसे पर्यावरण क्लियरेंस लेना पड़ता है कि पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होगी, ठीक। वहां पे भूमि लेना पड़ता है, तभी तो भूमि में ही उद्योग लगेगा। कई सारे उसमें आपका कई सारे प्रोसेस होते, कई सारी चीजें वहां पर लगेंगी। तो जैसे कि अब उसमें आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा उस उद्योग को हमारे यहां करने के लिए, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आती है। तो कौन सा राज्य उद्योगों को स्थापित करने के लिए एकदम सरलतम प्रक्रिया किया हुआ है, यानी वहां पर उस उद्योग को स्थापित करने में कितनी सरलता से वो उद्योग वहां पर किसी भी राज्य में स्थापित किया जा सकता है,
कोई प्रॉब्लम किसी स्टेट में कितना हो रही है नहीं हो रही है, तो वहां पर वही है कि उस राज्य में उद्योग को स्थापित करके बिजनेस करने में कितनी सरलता हो रही है। वहां उद्योग को स्थापित करने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो कितनी सरलता से हो जा रही है, उसके आधार पर हर राज्य की एक रैंकिंग निकाली जाती है। इसी के लिए इस रैंकिंग को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कोई बिजनेस तो तभी किया जा सकता है जब वहां पर उद्योग स्थापित किया जाए। उद्योग स्थापित करेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्थापित होगी, फिर तो प्रोडक्ट बनेगा। तो बिजनेस कब कर सकता है? जब उद्योग स्थापित हो जाए। और उद्योग को स्थापित करने की जो पूरे क्लियरेंस होते हैं तभी तो उद्योग स्थापित होगा। तो वो क्लियरेंस कितनी आसानी से मिल जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या मिलता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकलती है। और 2015 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निकल रही है। तो 2015 में छत्तीसगढ़ जो था वो 4th रैंक में था। 2015 में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग थी 4th। ठीक, 2015 में छत्तीसगढ़ 4th रैंक में था। फिर 2017 में रैंकिंग आई तो छत्तीसगढ़ 6th रैंक में हो गया। 2019 की रैंकिंग आई तो छत्तीसगढ़ 6th रैंक में ही रहा। उसके बाद क्या हुआ? 2021 में रैंकिंग आनी थी, कोरोना का काल हुआ, रैंकिंग आई नहीं। और सबसे पहले ये देखिए कि रैंकिंग निकालता कौन है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार। कौन? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक मिलकर ये रैंकिंग को निकालते थे, जो राज्यों की रैंकिंग थी। लेकिन आपको पता है विश्व बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग निकालना बंद कर दिया। तो 2022 से ये रैंकिंग निकालने का काम कौन संभाल लिया है? आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, भारत सरकार। उद्योग व वाणिज्य विभाग या मंत्रालय बोल लीजिए, उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। भारत सरकार। क्लियर? तो अब भी वर्तमान में जो रैंकिंग निकालने का काम कर रहे हैं वो कौन है? 2022 से अब कौन रैंकिंग निकाल रहा है? उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकाली जा रही है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 में आई है, क्योंकि मंत्रालय के द्वारा रैंकिंग निकाली जा रही है, इसलिए 2022 में यह निर्णय लिया गया कि राज्यों को हम 4 कैटेगरी में बांट देंगे। पहला राज्य जो रहेगा वो टॉप अचीवर्स राज्य रहेंगे। टॉप अचीवर्स राज्य में उन राज्यों को रखा जाएगा जो उद्योग वहां पर भरपूर मात्रा में उद्योग हैं और उनका विकास एकदम टॉप लेवल में, उद्योगों का विकास हो चुका है। उनको टॉप अचीवर्स राज्य रहेंगे और उन टॉप अचीवर्स राज्यों की अलग रैंकिंग निकलेगी। उसके नीचे होंगे अचीवर्स राज्य। अचीवर्स राज्य जो कि टॉप अचीवर्स राज्य के मुकाबले कम वहां पर उद्योग हैं, लेकिन वहां पर भी उद्योग का अच्छा खासा विकास हुआ है, लेकिन टॉप अचीवर्स राज्यों की अपेक्षा कम है, तो उनकी रैंकिंग अलग निकाली जाएगी, तो आपके अचीवर्स राज्यों की। फिर नीचे रखे गए हैं आकांक्षी राज्य। आकांक्षी राज्य जहां पर उद्योग हैं लेकिन यहां पर अभी उद्योगों के विकास की भरपूर, आप बोल सकते हैं, संभावना है। यानी यहां पर उद्योग अभी हैं लेकिन यहां पर और उद्योग स्थापित हो सकते हैं, अभी भरपूर संभावना है यहां पर उद्योग स्थापित करने की। तो ऐसे राज्यों को आकांक्षी राज्य की श्रेणी में रखा गया है और आकांक्षी राज्यों की अलग श्रेणी, आपका अलग उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस राज्यों का अलग निकलता है। ऐसे करके 4 श्रेणी में यहां पर बांटे हुए हैं, वही चीज हम देखेंगे अभी आगे। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? 23 विभाग से रिलेटेड होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कितने? 23 विभागों से रिलेटेड होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। याद रखिएगा 23 विभाग इसके अंतर्गत आते हैं और 305 बिंदु के अंतर्गत ये सूची जारी होती है। यानी 305 काम ऐसे होते हैं जो किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन 305 क्लियरेंस चाहिए रहती है 305 बिंदुओं पर। तो जो 305 बिंदुओं पर जल्द से जल्द क्लियरेंस देगा, जहां की प्रक्रिया सरल होगी, वो राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप में चला जाएगा। क्लियर है? तो अभी अगर मैं वर्तमान में देखूं, अगर यहां पर मैं देखूं तो देखिए ये 4 श्रेणी में है, 4 श्रेणी में बांटा गया है राज्यों को 2022 में। 2022 में 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया है। टॉप अचीवर्स राज्य, अचीवर्स राज्य,
फिर आपके आकांक्षी राज्य की श्रेणी आती है। तो इस तरीके से आपका नीचे देखिए यहां पर जो आपका ऐसे राज्य, चौथी श्रेणी में ऐसे राज्यों को रखा गया है, ऐसे राज्य जहां पर उद्योग अभी ना के बराबर हैं। आकांक्षी राज्य क्या है? आकांक्षी राज्य ऐसे राज्य है जहां पर उद्योग हैं लेकिन अभी और उद्योग को लगाने की संभावना है। नीचे वाले राज्य जो हैं, जो आपके इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम वाले राज्य हैं, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम वाले राज्य, ये चौथी श्रेणी है। इसमें ऐसे राज्य शामिल है जहां पर उद्योग ना के बराबर है ही नहीं। यानी यहां पर सबसे ज्यादा हो सकता है उद्योगों को लगाने की और सबसे ज्यादा विकास करने के उद्योगों की इन राज्यों में हो सकता है या केंद्र शासित प्रदेश में। तो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? एस्पायर्स यानी कि आकांक्षी राज्य के अंतर्गत आता है। तो 2022 में अगर मैं देखूं टॉप अचीवर्स राज्य में नंबर 1 में है आंध्र प्रदेश। टॉप अचीवर्स राज्य में नंबर 1 में है आंध्र प्रदेश। अचीवर राज्य में नंबर 1 में है हिमाचल प्रदेश। अचीवर राज्य में नंबर 1 में हिमाचल प्रदेश। और आकांक्षी राज्य आपके एक्सपायर्स जो राज्य हैं या आकांक्षी राज्य जिसको बोलते हैं एस्पायर राज्य या आकांक्षी राज्य, इसमें जो है आपका देखिए असम नंबर 1 है और छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर है। यानी आकांक्षी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है? सेकंड है। ये चीज याद रखिएगा। और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में अंडमान निकोबार जो है अभी टॉप में है। अंडमान निकोबार अभी टॉप में है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से आपकी 4 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है? तो आपको क्या क्या याद रखना, आपको पता ही है कि 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 20.38% रहना अनुमानित है। 20.38% रहना अनुमानित है और 15.21% वृद्धि दर है। 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कितना रहना अनुमानित है? 15.21% रहना अनुमानित है। देखिए ऋणात्मक वृद्धि दर कब रही है? 2016-17। 2016-17 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। मैक्सिमम वृद्धि दर कब रही है? 2018-19 में मैक्सिमम वृद्धि दर रही है। तो ये चीज याद रखिएगा। विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कब मैक्सिमम रही है? तो देखिए अनुमानित है 2021-22 में मैक्सिमम रहने की 20.38। न्यूनतम कब रही है? तो ये देखिए 2016-17 में 16.28 ये न्यूनतम रही है। तो इतनी चीजें याद रखनी है आपको। अब देखिए विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी रुपयों के हिसाब से, तो देखिए इसकी प्रवृत्ति किस तरीके की रही है। देखिए यहां पर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर देखिए बढ़ रहा है, फिर यहां पर बढ़ रहा है। तो अगर 2015-16 से 21-22 पूछेंगे तो देखिए यहां पे घट रहा है फिर बढ़ रहा है तो उतार चढ़ाव वाली बोलेंगे। लेकिन 2016-17 से 2021-22 बोलेंगे तो ये लगातार प्रवृत्ति कैसी है? लगातार प्रवृत्ति बढ़ने की। देखिए बड़ा 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 बड़ा। तो 2016-17 से 21-22 के बीच प्रवृत्ति बढ़ने की है, जबकि 2015-16 से पूछे 21-22 के बीच तो उतार चढ़ाव वाली है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। अब देखिए लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी आपको पता है कब से कब तक चल रही है। तो यहां पर वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 5 वर्ष की है और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक ये समाप्त होगी। यानी आप बोल सकते हो कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक ये लॉजिस्टिक पॉलिसी है, क्योंकि 2023 में ही समाप्त हो रही है। तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पहली लॉजिस्टिक पॉलिसी है। देखिए लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत क्या है? लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है कि हर जिले में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक पार्क स्थापित क्यों किए जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके पास, या कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन लोगों के पास अपना गोडाउन नहीं होता, यानी सामान को रखने का गोदाम नहीं होता, और उनके सामान बेहद ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो हर जिले में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है ताकि जिन लोगों के पास अपने गोदाम नहीं है या जिन लोगों के पास अपने सामान की कमी है, मतलब सामान भरपूर मात्रा में है, जगह की कमी है, तो वो क्या कर सकते हैं? लॉजिस्टिक पार्क में कुछ हिस्सा पट्टे में ले सकते हैं, किराए में ले सकते हैं,
और अपने सामानों को उन पे वहां पे रख सकते हैं। ये अधिकतर लॉजिस्टिक पार्क ऐसे क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां परिवहन की अच्छी खासी सुविधा हो। परिवहन जैसे हाईवे में बनाया जाएगा, या बंदरगाहों के आसपास बनाया जाता है, या आपके एयरपोर्ट के आसपास बनाया जाता है, जहां से परिवहन सुलभ मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये तो एक प्रकार हो गया, जो राज्य के लोगों को पट्टे में जो जमीन देंगे लॉजिस्टिक पार्क में, ताकि वो वहां पर अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाएंगे, वहां पर वो अपने सामानों को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, तो अभी वो उद्योग में उपयोग नहीं हो रहा है, तो लॉजिस्टिक पार्क में रख देंगे। तो लॉजिस्टिक पार्क एक प्रकार का आप गोदाम बोल सकते हैं, जो पट्टे में जमीन देते हैं किसी भी वस्तु को रखने में। और यहां पर ऐसा भी होता है, जैसे कोई चीजों को बाहर हमको भेजना है, ठीक है, कुछ दिन बाहर बाहर भेजना है, और हाईवे में हम क्या करें, जैसे मान लेते हैं कोई ट्रक से परिवहन करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, ट्रक वाले को बोलेंगे कि हमने लॉजिस्टिक पार्क में सामान रखा है, आप वहां जाकर अपना कागज पत्र जो भी पेपर है वो दिखाइएगा, और वो सामान को वहां से उठाइएगा, और वहां से जहां पे ले जाना है वहां पे ले जाइएगा देने के लिए। तो ये भी होता है। तो लॉजिस्टिक पार्क आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, अब लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तो वहां पे लोगों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लॉजिस्टिक पार्क में लोगों के मतलब जो उनके सामान की देख रेख करने के लिए लोगों को रखा जाएगा। मशीनें लगाई जाती हैं जिसमें किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है आसानी से। तो ये सब चीजें लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत आती हैं। तो वही सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं हम स्टैंड अप इंडिया योजना। बाकी योजनाओं को मैंने आपको उद्योग विभाग से रिलेटेड जितनी भी योजना थी उसको मैंने जनसंपर्क विभाग की जब योजना वाला पार्ट करवा रहा था, अभी मैं पिछली क्लासों में वो सब करवा चुका हूं। ये योजना उसमें नहीं हुई थी, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत क्या होता है, ये 3 श्रेणी एससी, एसटी और महिला उद्यमी को बैंकों के माध्यम से कोई व्यापार करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऋण देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना लाई गई। सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कौन कौन पात्र हैं, एससी, एसटी और कोई फीमेल। फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो सकती है, फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो सकती है, एससी, एसटी, फीमेल। कितना ऋण दिया जाता है, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। कोई व्यापार को करने, प्रारंभ करने या उसको बढ़ाने के लिए ऋण दिया जा सकता है। और यहां पर लक्ष्य रखा गया कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत जो हर बैंक की शाखा से कम एक एससी या एसटी और एक महिला उद्यमी को ऋण मिले ही। एक एससी या एसटी और एक महिला उद्यमी को हर बैंक की शाखा से स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण मिले, ऐसा लक्ष्य रखा गया। 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखिए, एक जगह होती है, एक आप बोल सकते हो एक जमीन होती है जिसके ऊपर उद्योगों को स्थापित करने के लिए बुलाया जाता है, और उस उद्योग, अगर उस जमीन पर उद्योग जो भी लगाया जाएगा उन उद्योगों के ऊपर राज्य कोई भी शुल्क वसूल नहीं करेगा। यानी ऐसी भूमि जो शुल्क रहित भूमि होती है, यानी जहां पर उद्योग बिना उद्योग लगाया जाएगा, उद्योग के बाद जो प्रोडक्ट भी बनेगा या उद्योग लगाते समय जो टैक्स वैक्स भी लगते हैं वो कुछ नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, उद्योग हमारे क्षेत्र में आकर्षित होंगे, और साथ ही साथ वो उद्योग में अगर बिना शुल्क, अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा वो उद्योग, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो हम उद्योग उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, दूसरे राज्यों को भी देने लगेंगे। तो उस उद्योग को लगाने कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन जब निर्यात होगा तो उससे राज्य की तो आय बढ़ेगी। तो ऐसी जमीन जिस पर उद्योग लगाने के लिए या उद्योग स्थापित करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, या उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, शुल्क नहीं लिया जाएगा उसके ऊपर, तो ऐसे क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार को सुझाव भेजेगी कि हम इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करना चाहते हैं। अब वो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र भी हो सकता है, निजी क्षेत्र भी हो सकता है, या सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वो उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अब राज्य सरकार किसको भेजेगी, भारत सरकार के पास भेजेगी, और भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर सकता है। क्लियर। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या है,
वो टैक्स रहित होगा, यानी उस पर जो भी वहां चीजें बनेंगी वो शुल्क रहित होंगी, कोई भी उसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो सीधी सी बात है वहां पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि निर्यात को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी प्राइवेट कंपनी ने वहां पर स्थापित किया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत उद्योग को स्थापित किया हुआ है जो कि सोलर पैनल से रिलेटेड उद्योग है। तो याद रखिएगा कि राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र राजनांदगांव में सोलर पैनल से रिलेटेड चीजें यहां पर है। राजनांदगांव में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो जहां पर सोलर पैनल को रखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो राजनांदगांव में आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं औद्योगिक विकास केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र या पार्कों का विवरण। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक पार्क किसको बोलते हैं, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र किसको बोला जाता है। देखिए तीनों में क्या होता है, एक जमीन ही होती है, तीनों में एक जमीन होती है। अगर उस जमीन में, अगर औद्योगिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, वो जमीन राज्य सरकार की रहेगी, वहां पर जो सुविधाएं प्रोवाइड होगी वो भी राज्य सरकार करेगी, जैसे विद्युत की सुविधा हो गई राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी, वहां पर जल की सुविधा होगी राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी, वो वहां का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस क्षेत्र में खड़ा करेगा वो राज्य सरकार करेगी। तो उसमें क्या करता है राज्य सरकार, जैसे किसी के पास जमीन नहीं है उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस औद्योगिक क्षेत्र में उन लोगों को बुलाएगी जिनको उसका उद्योग स्थापित करना है, और वो उस उद्योग को उस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करेगा और समस्त सुविधाएं राज्य सरकार उसको देगी उद्योग को स्थापित करने की। यानी पूरा आपका बोल सकते हैं जो बेसिक सुविधाएं हैं, जमीन, जल, आपका विद्युत, वो सब कौन देगी, राज्य सरकार देगी, जमीन भी वही दे रही है, और वो उद्योग स्थापित होगा, और उद्योग स्थापित होने के बाद वहां पे प्रोडक्शन होगा। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में बाउंडेशन नहीं होती कि वहां पर एक ही टाइप का उद्योग लगेगा, हो सकता है कि वहां पर आपका कोई अलग अलग टाइप के उद्योग लग जाए। मान लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र में सीमेंट उद्योग लगा दे रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीन बनाने का उद्योग लगा रहा है, कोई अलग अलग टाइप के, यानी एक औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के भी उद्योग स्थापित होते हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आपके पूरे जो जमीन अमीन या जल, आपकी विद्युत, ये सब सुविधाएं देना राज्य सरकार का काम होता है। मेन रूप से कौन करता है, CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 2001 को हुई है। 7 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, और वही औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती है, जमीन प्रोवाइड करती, विद्युत प्रोवाइड करवाने का काम करती, न्यूनतम शुल्क में या मुफ्त में, जल प्रोवाइड करना, और कई सारी चीजें होती हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में इतना समझिए कि एक राज्य के द्वारा वहां पर सब सुविधा दी जाती है, जमीन भी राज्य की होती है, विद्युत और जल तो दे ही रहा है राज्य, और वहां पे कोई उद्योग अपने स्थापित हो सकता है, और एक औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग टाइप के उद्योग स्थापित हो सकते हैं। अब देखिए औद्योगिक पार्क क्या होता है, वहां पर भी जमीन राज्य की होती है, जमीन राज्य की होती है, लेकिन उस पार्क में एक ही टाइप का काम होगा। या तो फूड पार्क होगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका फूड से रिलेटेड पार्क स्थापित होगा, खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड पार्क स्थापित होगा। मेटल का काम करना है तो वो मेटल पार्क, जितने भी मेटल से रिलेटेड काम होते हैं वो मेटल पार्क में केवल मेटल से रिलेटेड काम होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, उस पार्क में सब ज्वेलर्स के ही उद्योग होंगे या व्यापार होगा। इंजीनियरिंग पार्क, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो इंजीनियरिंग पार्क में होंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपके एक ही टाइप के काम हो रहे हैं उस पार्क में, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में एक क्षेत्र में अलग अलग टाइप के उद्योग स्थापित हो सकते थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पार्क में एक ही टाइप के उद्योग स्थापित हो रहे हैं। फर्क बस इतना है, यहां पे एक ही टाइप का हो रहा है, वहां पे एक ही क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग टाइप का हो जा रहा है। और एक होता है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। अब देखिए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र भी औद्योगिक क्षेत्र को ही बोला जाता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसको बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी लगी है, तो उस औद्योगिक क्षेत्र को ही एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं,
ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसके निर्माण करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की राशि लगी है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को ही एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बोला जाता है। केंद्र सरकार एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बनाने के लिए 60%, जितना भी आपका एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बनाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उसका 60% या अधिकतम 6 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करती है किसी भी क्षेत्र को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बनाने के लिए। 40% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की रहती है, 60% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की रहती है, या अधिकतम 6 करोड़ रुपए। तो ये तीन अलग अलग आपको समझ आ गया। एकीकृत अधोसंरचना क्षेत्र भी एक औद्योगिक क्षेत्र ही है, लेकिन उस औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। औद्योगिक क्षेत्र में पूरी राज्य सरकार की हिस्सेदारी, और औद्योगिक पार्क में भी पूरी राज्य की हिस्सेदारी, लेकिन वहां पर एक ही टाइप का ही उद्योग स्थापित होगा। तो इसी के आधार पर आप देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र सबसे पहले होते हैं वृहद औद्योगिक क्षेत्र। वृहद औद्योगिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र या ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनको 200 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटन है, यानी उन 200 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र को वृहद औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। और वृहद औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? उडला रायपुर में, सिलतरा रायपुर में, सिरगिट्टी बिलासपुर में, बुरई दुर्ग में, सिलपहरी बिलासपुर में, ये सब आपके वृहद औद्योगिक क्षेत्र। और सबसे बड़ा वृहद औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो देख लीजिए, ये है सिलतरा रायपुर। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर है। आगे देखिए, ये फिर आता है मध्यम औद्योगिक क्षेत्र। 100 से 200 हेक्टेयर भूमि, 100 से 200 हेक्टेयर भूमि इन औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटन के लिए होती है। तो ऐसे आपके औद्योगिक क्षेत्र जो है वो मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत आता है भनपुरी रायपुर, हथखोज भिलाई, जो आपका पता है इंजीनियरिंग पार्क हथखोज भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र या मेटल पार्क जो है वो रायपुर में है। तो ये आपका 100 से 200 हेक्टेयर भूमि में, तो ये मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम में सबसे बड़ा क्या है? भनपुरी रायपुर सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र, ये इसको बोलते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र। लघु औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं जहां पर भूमि आवंटन जो रहता है वो 50 से 100 हेक्टेयर के बीच में रहता है। तो मध्य आपके लघु औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? महरूम कला, जिला राजनांदगांव। फिर है औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र बिरकोनी महासमुंद, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र नयनपुर गिरिवरगंज। तो देखिए ये सब लघु औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये देखिए 96। देखिए ये आपका बिरकोनी महासमुंद वाला सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं, उसमें ही देखिए और कौन सा है? फूड पार्क बगौद, जिला धमतरी। फिर है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र लखनपुरी कांकेर। ये भी आपके लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र जिनकी आवंटित भूमि 50 हेक्टेयर से कम है। तो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र राव भाटा रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी रायपुर, अंजनी पेंड्रा रोड, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हरिन छपरा कबीरधाम, औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर, टेकनार दंतेवाड़ा, एकीकृत अधोसंरचना क्षेत्र कापन जांजगीर चांपा, औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा रायपुर, गंगापुर खुर्द सरगुजा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर, औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द राजनांदगांव, औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी भाटापारा, औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी बिलासपुर। तो ये आपके लघु औद्योगिक सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। पेपर में कहां से क्वेश्चन आता है? जैसे कि तिफरा कहां पे है, बिरकोनी कहां पे है, या आपका एकीकृत अधोसंरचना केंद्र कौन कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो उसके लिस्ट बना लीजिएगा। क्लियर? अब देखते हैं कुछ एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है, वो कहां कहां पे प्रस्तावित है। खमरिया मुंगेली में प्रस्तावित है, परसगढ़ी कोरिया में प्रस्तावित है, सियारपाली महुआपाली रायगढ़ में प्रस्तावित है, अभनपुर रायपुर में प्रस्तावित है, जी जामगांव धमतरी में प्रस्तावित है। यानी 5 आपके एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र प्रस्तावित है। खमरिया मुंगेली परसगढ़ी कोरिया सियारपाली महुआपाली रायगढ़ अभनपुर रायपुर जी जामगांव धमतरी ये प्रस्तावित हैं। अब देख लेते हैं कुछ औद्योगिक पार्क देख लेते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? हथखोज भिलाई में है। मेटल पार्क कहाँ है? रायपुर में है। आगे देखिए इंजीनियरिंग पार्क जिला दुर्ग भिलाई हथखोज में है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पे है? रायपुर में ही है, नया रायपुर। फूड पार्क जिला धमतरी, बगौद में है फूड पार्क आपका, बगौद धमतरी में फूड पार्क है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए नवीन फूड पार्क की स्थापना
गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने यह तय किया है कि 200 नए फूड पार्क बनाए जाएंगे। 200 नए फूड पार्क बनाए जाएंगे। हर विकास खंड में कम से कम एक फूड पार्क होना चाहिए, ऐसा यहां पर तय किया गया। तो नवीन फूड पार्क की स्थापना, 200 फूड पार्क की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां है? जिला रायपुर में है। प्लास्टिक पार्क भी आपको पता है कि ग्राम सरोरा जिला रायपुर में प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने के लिए जमीन दी गई है। तो इतनी चीजें थी जो आपको यहां पर बतानी थी, जो आपको पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मैंने बताया, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैंने आपको एकीकृत अधोसंरचना क्षेत्र बताया, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क, जितनी भी चीजें यहां पर मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो इधर उधर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हुआ होता होगा, वो क्लियर हो गया होगा। और ये चीजें आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आने वाली, जितनी भी चीजें मैंने बताया। और याद रखिएगा, कल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एमसीक्यू सीरीज शाम को 6 बजे लाइव आपको जुड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यही उम्मीद है कि अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेपर की तैयारी आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस थी वो यहाँ पर खत्म होती है, क्योंकि बाकी चीजें मैंने पहले ही पढ़ाई हुई है, कोई भी उसमें नया नहीं है। ग्रामीण विकास मैंने एडीओ के समय पूरा पढ़ाया हुआ है। ग्रामोद्योग का पार्ट मैंने एडीओ के समय पूरा पढ़ाया हुआ है। सामाजिक जो सुरक्षा से रिलेटेड प्रावधान है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। महिला बाल विकास वाला मैंने उस दिन वहां पर भी कवर किया था, प्रशासनिक प्रतिवेदन कराते समय या जनसंपर्क विभाग की पत्रिका पढ़ाते समय, या नगरीय प्रशासन की योजनाएं भी मैंने वहां पर बताई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।